बढ़िया स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। हमने बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स किए, इसमें आधे आधे घंटे के 2 सेशंस में हमने लगभग पूरा चैप्टर कवर किया, डिटेल्ड स्टडी करी हमने चैप्टर की, थ्योरी को कंप्लीट किया। साथ में हम आपको दे रहे हैं नीट के पीवाईक्यूज, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का टच, कि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, जिससे आपने जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी की है उन्हीं कॉन्सेप्ट से अगर आप नीट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगाने जाएंगे तो यकीन मानिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपने अपने स्कूल में तैयार किया है दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट कि आसानी से उन क्वेश्चंस को लगाया जा सके जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं। हम इस फोबिया से बाहर निकले कि हमारे स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है कि हमें कुछ कंपटीशन में अच्छा स्कोर दिला पाए। तो जितना हमने पढ़ाया है, जो हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, जो बोर्ड स्टैंडर्ड का स्ट्रिक्ट आईएससी बोर्ड का कोर्स है, उसी से हम आपको नीट के पीवाईक्यूज लगाकर दिखाएंगे। आज चर्चा जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की होने वाली है। SHM शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको, तो पूरे चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कुछ बेसिक आइडियाज आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर रहने चाहिए, तो वो पहले आपको दे देते हैं, उसके बाद चैप्टर को आगे ले जाते हैं। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इनिशियल फेज कांस्टेंट, और ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जो पूरा बन रहा है वो फेज एंगल कहलाता है, a एम्पलीट्यूड। यहीं से अगर वेलोसिटी की चर्चा करी जाए तो वेलोसिटी बनता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो आएगा माइनस ए स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इस तरह से 3 हमारे पास मजेदार फॉर्मूलाज तैयार हो जाते हैं, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से 3 और फॉर्मूलाज तैयार होते हैं, वहीं से बात बन जाती है। अगर आप ध्यान दें SHM पे, तो बीच का जो पॉइंट आपको मिलेगा उसे हम लोग मेन पोजीशन बोलेंगे, ये एक्सट्रीम कहलाता है, और ये दूसरा एक्सट्रीम कहलाएगा, ये प्लस ए ये माइनस ए, ऐसा बोला जाएगा। मेन पोजीशन को x इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है इस तरफ भी a ही है और इस तरफ भी a ही है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ भी वेलोसिटी 0 होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है बेटा वो a ओमेगा होती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और यहाँ एक्सट्रीम पर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी a ओमेगा स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन साइन के साथ नहीं लिखा है, वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। आपको ये बात थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसे अच्छी तरह से शॉर्टकट में करने के लिए एक चीज़ है जिसे बोलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम, वो बनाते हैं। फेजर डायग्राम में 2 डायमीटर्स ड्रॉ कर लेते हैं, और इन 2 डायमीटर से खेल हो जाता है सारा। हम अपने पार्टिकल को यहाँ बैठा रहे हैं और क्लॉकवाइज सर्कल में घुमा रहे हैं किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल के लिए ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकंड में, और इसका जो प्रोजेक्शन नीचे बनेगा डायमीटर पे, एक्स एक्सिस पे, वो SHM करेगा। तो अगर ये घूमते घूमते मेरा पार्टिकल यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ से मिलाने पर ये y एक्सिस से बनाया गया एंगल थीटा इक्वल टू सम ओमेगा टी, ये हमारा फेज कहलाता है। इसी से अगर हम यहाँ प्रोजेक्शन डाल लें तो मेरा SHM करने वाला पार्टिकल यहाँ होगा, 0 से x की दूरी ये होगी, और अगर आप थीटा ये है तो थीटा ये है। आप साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो आपको x अपॉन a करके मिलेगा। तो x की वैल्यू a साइन थीटा होगी, थीटा की वैल्यू हमने लिख ली है ओमेगा टी, और अगर किसी तरह का इनिशियल फेज भी मौजूद था तो उसे फाई नॉट ऐड करके लिख लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। जिस तरह से हम लोग SHM को सॉल्व करते हैं।
दो SHM अगर आ जाएं और वो ऐड हो रहे हों, जैसे y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 कॉस ओमेगा टी। मैं कॉस बना लिख के इसको साइन में ही लिख देता हूं, क्योंकि ऐड वो तभी होंगे जब साइन में होंगे, साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों SHM को ऐड कराया जा रहा है तो y नेट जो निकल कर आएगा वो होगा y1 प्लस y2। ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है और इनका एडिशन ऐसे करना है जैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं SHM, इंपॉर्टेंट है, बशर्ते फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। साइन ओमेगा टी SHM, कॉस ओमेगा टी SHM है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी SHM नहीं है, पीरियोडिक है, कॉस क्यूब ओमेगा टी SHM नहीं है, पीरियोडिक है। सिंगल पावर में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होगा तो SHM होगा, अदरवाइज वो SHM नहीं है। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। नीट में 2019 में पूछा गया सवाल है और बड़ा आसान है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस, कोई बड़ी सी इक्वेशन लिख दी है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय। ध्यान दें, ये बच्चे टाइम से डिपेंडेंट फंक्शन है, ये टाइम पर डिपेंडेंट फंक्शन है और ये टाइम से इंडिपेंडेंट फंक्शन है, कांस्टेंट। तो कभी भी y इक्वल टू a sin ओमेगा t टाइप के फंक्शन में आपको लगना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस में नहीं आता, तो a नॉट को लेफ्ट में ले जाइए एंड यू विल गेट y माइनस a नॉट। ये ही आपका बेसिकली कैपिटल Y बन गया जिसका हम SHM लिख रहे हैं। तो ये चीज बनेगी a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो ऐसा लगा कि जो SHM हम लिख रहे हैं वो हमारे दो SHM का मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दो SHM आपको दिखाई देंगे, एक ये इंडिपेंडेंट SHM है और एक ये इंडिपेंडेंट SHM है। इन दो इंडिपेंडेंट SHM से मिलकर बन रहा है हमारा SHM। तो दो इंडिपेंडेंट SHM से ऐड होकर बन रहा है, इसका मतलब इन दो SHM से ऐड होकर बनने वाले एम्पलीट्यूड को निकालें। तो हम लोग लिखते थे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, जहां पे फाई दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। मैं इसको पार्ट 1 बोल देता हूं, इसको पार्ट 2 बोल देता हूं। जरा पार्ट 1 पे चर्चा करो, ये है a sin ओमेगा t, और पार्ट 2 पे चर्चा करो तो ये है b cos ओमेगा t। आप सब जानते हैं कि जब भी SHM ऐड हो रहे होते हैं तो उन्हें साइन और साइन में ऐड करना है या cos और cos में ऐड करना है, डिफरेंट नहीं चलता। तो b को b रहने दें, cos को लिखे साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, जो फेज डिफरेंस दोनों के बीच आ गया वो बेटे पाई बाई 2 का आ गया। और जब पाई बाई 2 आया इसे ही तुम क्या कहने लग जाओगे बेटा, फाई। समझे बात? तो r का जो फॉर्मूला हमारे लिए निकल कर आएगा वो आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई बाई 2। आप सब जानते हैं cos पाई बाई 2 cos 90 0। तो r का जो वैल्यू है वो निकल आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका सी ऑप्शन आपको डायरेक्टली नजर आता है कि करेक्ट है। ठीक, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है SHM के ऐड करने का। अगर आप इसे याद कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे, ये फॉर्मेट याद कर लेंगे किस तरह से SHM ऐड होता है, तो 2019 नीट का क्वेश्चन समझाने में 1.5 मिनट ले रहा है, करने में तो 2-3 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड इससे ज्यादा क्या हो ही जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज। एक टाइम पीरियड जब कवर होता है तो पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ वो ये हुआ कि इन वन टाइम पीरियड only one complete oscillation is there. एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है।
एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, तो ऑसिलेशन को तुम कहीं से भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो एक काम करो, तुम माइनस ए पे खड़े हो और प्लस ए तक जा रहे हो, तो यहां से यहां जाना और यहां से यहां वापस आना, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ये x इक्वल टू 0 है मीन पोजीशन। तो अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस नापने जाऊं एक्सट्रीम से एक्सट्रीम की, तो ये 2a है और वापस आने में भी कितनी दूरी चल रहा है, 2a चल रहा है। तो लॉजिकली एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट होने में 4a का डिस्टेंस और 0 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होती है। उसने डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर है कि सामने साफ साफ लिखा है डिस्टेंस है, तो आंसर 4a है। ओडिशा नीट 2019 का क्वेश्चन है। मेरी समझ में इतना आसान है कि 1 सेकंड के अंदर ये हो जाना चाहिए था। हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि एसएचएम का एक ऑसिलेशन 4 क्वार्टर से मिलकर बनता है और डायग्राम देख के पता चलता है कि एक क्वार्टर में एम्पलीट्यूड के बराबर का डिस्टेंस होता है। अगला सवाल देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच रिप्रेजेंट्स एसएचएम, कौन एसएचएम रिप्रेजेंट करता है? इसमें कौन में ज्यादा भी हो सकते हैं एक से। फोर्थ को सबसे पहले उठा लेते हैं क्योंकि सबसे कबाड़ वस्तु दिखाई दे रही है। आप इस फोर्थ ऑप्शन में टाइम को इनफाइनाइट तक अप्रोच करा लीजिए, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए टाइम की, तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। एसएचएम तो पीरियोडिक है, रिपीटिंग है, ऑसिलेटिंग है, तो उसकी कोई ना कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का कोई सेंस है नहीं, और टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वापस तो पार्टिकल आएगा नहीं इसमें, तो लॉजिकली रिपीटिंग नहीं है, इसलिए 4 तो हमारे लिए शुद्ध कूड़ा है। हटा दें 4 को, है ना। देखिए काटने से ऊपर वाला देखिए, जरा 2 को भी देखिए, ये भी शुद्ध कूड़ा है। मैंने आप लोग को बताया था कि साइन की पावर 2, साइन की पावर 3, 4 एंड फलाना डमकाना, ये सब पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है। ये लेक्चर की स्टार्ट में ही कर लिया था हमने, तो ये तो नहीं होगा। साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, अब ये माइनस हो या प्लस हो, है तो बेसिकली अलजेब्रा। तो अगर हम अंदर की कहानी देख लें कि ये भी ओमेगा और ये भी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 एसएचएम आर सेम, और 2 एसएचएम को जोड़ने पर भी एसएचएम ही मिलता है, तो पहला ऑप्शन तो हमारे लिए जिंदाबाद है, करेक्ट है। और दूसरे को अगर हम ध्यान से देखें, लिखा हुआ है y इक्वल टू 5 cos पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y इक्वल टू 5 cos माइनस 3 ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 4, एसएचएम है यार, क्या परेशानी। y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के x टाइप का फॉर्मेट है, होने दो। तो मेरी समझ में पहला और तीसरा ये ही एसएचएम शो कर रहे हैं, तो ऑप्शन हो गया। अगर आपको एसएचएम कौन होता है कौन नहीं होता है, क्लास में आपने एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस भी देखे हैं और क्लास में डिस्कस किया है, तो 2011 में पूछा गया नीट का सवाल, 1 मिनट का है। अगला, 2 particles are oscillating along 2 closed parallel straight lines by side, अच्छा साइड बाय साइड, with the same frequency and amplitude। सवाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2 पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं वो एक लाइन में है, उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा और ए सेम है। They pass each other moving in opposite directions when their displacement is half of the amplitude। दोनों का डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, ठीक है, अच्छी बात है। The mean positions of the 2 particles lie on a straight line perpendicular to the path of the 2 particle, ठीक है। The phase difference between them is, एक्चुअली इसको ये मतलब सॉल्व करके भी सोच सकते हो, और फेजर से देखोगे तो बेहतर रहेगा। फेजर डायग्राम से क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। ये मेन पोजीशन है, और अगर हम इस पॉइंट को a/2 बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर का डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका एक पार्टिकल ऊपर हो सकता है और एक पार्टिकल नीचे हो सकता है। यहाँ पर इसका फेज इतना है और यहाँ पर इसका फेज ये पूरा है, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा फेज डिफरेंस है। ऐसे पकड़ना सवाल, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे देख रहा हूं और यही चीज मैं यहां देख रहा हूं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने पे अगर मैं इसे थीटा बोल दूं और इसे थीटा बोलना पड़ेगा,
तो जो हमारा फेज डिफरेंस होगा दोनों पार्टिकल के बीच का वो 2 थीटा होगा। अब 2 थीटा को बड़े ध्यान से सुनना है, समझदारी से देखो इस ट्राइंगल को। ये बेस a/2 है और हाइपोटेन्यूज a है, तो मेरी समझ में आता है कि cos थीटा इक्वल टू बेस a/2 और ये रहा a, इसको काट दीजिए तो थीटा की वैल्यू शायद 60 डिग्री आ रही है, cos 60 is 1/2, तो 120 आंसर आ रहा है, 120। 2 थीटा इज द आंसर, तो 2π/3 करेक्ट ऑप्शन। 2011 में इसमें पूछा गया सस्ता सवाल, पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट है। फेजर डायग्राम से एक लाइन का है, अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो 5-6 लाइन भी जाएगा। खैर, सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज, सवाल किसके बारे में पूछ रहा है? सर्कुलर मोशन के बारे में। उसका प्रोजेक्शन नहीं पूछा, मतलब एसएचएम की चर्चा नहीं करी, सिर्फ सर्कुलर मोशन पूछा। और स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो वैसे ही कांस्टेंट नहीं होगी वरना तो एसएचएम नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट बोलिए, यानी इसको पकड़कर तुम सीधा कह सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जो क्वेश्चन दिया गया है वो यूसीएम के बारे में दिया गया है, तो एक बात तो तय है कि यूसीएम इज नॉट एसएचएम, किसी कीमत पर वहां ऑसिलेशन तो नहीं हो रहा है, तो एसएचएम का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सर्कल का जो टाइम पीरियड है वो सेम रहने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल पीरियोडिक मोशन पर है। तो पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें। A simple harmonic oscillator has an amplitude A and time period T. The time required by it to travel from x equal to A to x equal to A/2. फेजर डायग्राम से भी सोचा जा सकता है, सॉल्व करके भी सोचा जा सकता है। आई थिंक इसको फेजर से ही चलो लगवाते हैं, छोटा रहता है सवाल, और एसएचएम के इस तरह के क्वेश्चन को, टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन को फेजर से ही सोचें। कह रहा है कि मेरा पार्टिकल जो है वो A से है, फ्रॉम A यानी यहाँ खड़ा है, और कहाँ पहुंचा बेटा? A/2 यानी यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पहुंचा का मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार से सोचना चाहिए, यानी हमारा पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुंच गया इधर, ठीक है। और पहले कहाँ था? पहले यहाँ था, ये फेज था, तो इनिशियल फेज उसका 90 था, अब वो इतना चल कर गया है और ये दूरी A/2 है, तो मुझे यही तो एंगल चाहिए, तो जस्ट टेक दिस ट्राइंगल, ये A वो A/2 और ये थीटा, तो दिस बिकम्स cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कट गया, थीटा बिकम्स 60 डिग्री यानी कि π/3। ध्यान से देखो, जब 2π एंगल चलते हैं तो क्या हम पूरा टाइम पीरियड ट्रेवल करते हैं? जब 1 रेडियन चलेंगे तो T/2π टाइम लेंगे। हम कितना एंगल चले बेटा? π/3 एंगल चले, तो इसका मतलब T/2π इंटू π/3 चलना होगा, तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे एंड इट विल बी T/6। ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, सस्ता सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं। अगला देखें। A particle executes simple harmonic oscillation with amplitude A. The period of oscillation is capital T. The minimum time taken by a particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position. Similar question है, उस बार उसने एम्पलीट्यूड से भगाया था, इस बार वो मीन से भगा रहा है। तो मेरी समझ में आप लोग को दिख गया कि फेजर से ही सॉल्व कर लें तो छोटा पड़ेगा। हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे खड़ा था यानी यहाँ था, और पहुंचा कहाँ है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी वही A/2 पर पहुंचा है। तो मेरी समझ में पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है। अच्छा, पार्टिकल यहाँ है यानी इतना दूरी चलकर गया है पार्टिकल, ये A/2 है एंड दिस इज R। अगर ये थीटा है तो साहब ये थीटा है। अब इस थीटा के होने की वजह से cos ना लगा के बेटा sin थीटा लगाना पड़ेगा। sin थीटा इज A/2 एंड हाइपोटेन्यूज अगेन A, ये कट गया, तो थीटा की वैल्यू आई 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6 आ गया। फिर से उस वही काम करना कि भैया अगर 2π एंगल चला जाता था तो टाइम लगता था T, 1 रेडियन चला जाएगा तो टाइम लगेगा T/2π, और π/6 क्योंकि चला गया है तो टाइम लग रहा है T/6 से मल्टीप्लाई कर दो यार, पाई खत्म, तो T/12 बेसिकली। T/12 इज द आंसर। तो फेजर डायग्राम मेक्स द क्वेश्चन वेरी इजी। तो बस चित्र देखना है, एक लाइन लिखनी है, हो जाएगा काम।
अगला क्या कह रहा है, the displacement of a particle along x axis is given by a sin square omega t। आपने पकड़ लिया, तुरंत समझ में आया कि साहब SHM जहां जहां लिखा होगा रट्टा मार देंगे, लेकिन साइन का फंक्शन दिखा है तो पीरियोडिक तो होगा क्योंकि है तो साबी ऑसिलेटरी। तो क्या कह रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, गलत बात। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, गलत बात। नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सही बात। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये गलत बात। ठीक, एकदम सिंपल। अगले सवाल पे आ जाए, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। कई तरह से इसको सोच सकते हो कि इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, क्या हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके बारे में विचार करो। तो कहोगे जीरो होगा, जहां से पार्टिकल चलता है ऑसिलेशन कंप्लीट करके वहीं पहुंचता है। दुनिया में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो फिर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, सर जीरो होगी। तो लॉजिकली एवरेज वेलोसिटी का आंसर जीरो आना है। इसको दूसरे एंड से सोचो, तो वेलोसिटी का एसएचएम में फॉर्मूला होता है ए ओमेगा cos ओमेगा टी, फाई वाई छोड़ दो, वो भी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस आर कांस्टेंट वैल्यूज। cos थीटा, थीटा के अंदर कुछ भी लिखा हो, ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 10 ओमेगा टी प्लस 50 100 कुछ भी लिखा हो, cos के अंदर का जो भी तमाशा है इसका इंटीग्रेशन करोगे cos ओमेगा टी dt करके एवरेज निकालने के लिए फ्रॉम जीरो टू कैपिटल डी, यानी फुल स्केल, यानी कि फुल साइकिल में अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो दिस इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी जीरो। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो ही आने वाली है। तो cos और sin का फंक्शन दिखे और एवरेज पूछे फुल साइकिल में तो जीरो आंसर करना। The phase difference between the displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is। इसको भी कोई खास तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इज्जतदार सवाल नहीं है, ऑल्दो नीट 2020 में पूछा गया सवाल है, क्योंकि नीट में आ गया है तो सम्मान अपने आप बढ़ जाता है, बट एक्चुअली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप देखें लिखा हुआ है a sin ओमेगा टी, मैं इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बनाऊं a ओमेगा cos ओमेगा टी, मैंने लिख के भी दिखाया लेक्चर से पहले। एक्सेलरेशन को इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। चर्चा जो है वो इस एक्सेल, ये पोजीशन वाले पार्ट और एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे की गई है। ध्यान दें कि सब कुछ सही है, बाहर माइनस लगा हुआ है और साइन साइन तो सेम है। ये माइनस ना होता तो कंपैरिजन हो जाता, माइनस को अंदर डालो, खत्म करो माइनस को, तो आप कहोगे ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो अगर आप फेज को देखें, एक्सेलरेशन का फेज ओमेगा टी प्लस पाई है और एक्स का फेज देखें तो ओमेगा टी सिर्फ है। तो जब तुम दोनों का फेज डिफरेंस निकालने जाओगे तो पाई रेडियंस आने वाला है या 180 डिग्रीज आने वाला है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल सस्ता सवाल है। अगला सवाल देखिए, a particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeters. When the particle is 2 centimeter from the mean position, the magnitude of velocity is equal to the equal to the that of acceleration. Then the time period in second is, ठीक है, कोई बड़ा सवाल नहीं कह रहा कि एम्पलीट्यूड जो है बेटा वो 3 सेंटीमीटर का है और जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होता है तो ऐसे में v का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बराबर मैग्नीट्यूड हो जाता है। वी आर नॉट बोरिंग अबाउट द साइन, ठीक है। ए और बी को बराबर कर देना तो टाइम पीरियड बताना, ठीक। सबसे पहले x का फॉर्मूला लिखो, तो हम लिखेंगे a साइन ओमेगा टी, b का फॉर्मूला लिखो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन लिखो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कह रहा है कि v ना a के बराबर हो गया है। कब हो गया है? जब डिस्प्लेसमेंट 2 है। तो चर्चा करते हैं, चिंता ना करो। सबसे पहले इसको देखो,
इसमें लिखो माइनस ओमेगा स्क्वायर और a साइन ओमेगा टी को लिख दो x, तो a बिकम्स माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं मैग्नीट्यूड्स की ही बात कर रहा हूं a का मॉड, तो दिस बिकम्स x टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। और v का फॉर्मूला तो हमारे लिए लिखा ही हुआ है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट 2 हो जाएगा, ठीक है ना, जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट 2 हो जाएगा तब तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बराबर हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, बराबर कर लेते हैं। आओ देखो, तो हम लिखते हैं a का मॉड इक्वल टू v, यानी x इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दो, x की जगह 2 सेंटीमीटर दिया है, a की जगह 3 सेंटीमीटर दिया है, ओमेगा यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देख बेटा, अगर तुझे कॉस ओमेगा टी के बारे में जानकारी होती तो तू ओमेगा निकाल पाता, अगर तुझे ओमेगा के बारे में जानकारी होती तो टाइम निकाल पाता। तो चर्चा कर ले बेटा, यहीं से काम चालू कर लेते हैं। ध्यान से देखो, x वाले फंक्शंस, डिस्प्लेसमेंट 2 है, एम्पलीट्यूड 3 है, लिखा हुआ है साइन, ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये ऐसे लिख दिया गया। तो साइन का या 2 पाई अपॉन टी इंटू टी जो भी आ रहा है, ये जो चीज है ये आ जाएगी 2/3, इस तरह से आ जाएगा। साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये साइन आ जाएगा। साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमें पता है, तो यार साइन ओमेगा टी कैसे निकाला जाए? अरे साइन ओमेगा टी पता है तो एक काम करो, एक्सेलरेशन को देखो क्या लिखा हुआ है, a ओमेगा स्क्वायर और यहाँ क्या है साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 2/3, यही तो है 2/3, बात तो सही है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू 2/3 और v को देखो, v क्या है, तो v में लिखा हुआ है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सर अगर साइन की वैल्यू पता है तो कॉस की वैल्यू कैसे पता करें? तो हमें एक बात पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू ये है तो 4/9, तो 9/4, 9 माइनस 4 5/9 रूट में आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। दिस बिकम्स a ओमेगा और फिर यहाँ आएगा √5 डिवाइडेड बाय 9 को करते हैं हम लोग 3, ये v है। तो मेरी समझ में इन दोनों को बराबर करने पे लिखा जाएगा a ओमेगा स्क्वायर 2/3 इक्वल टू a ओमेगा √5/3, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ओमेगा विल कम आउट टू बी √5/2, ये ओमेगा आ रही। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई को 2 पाई रहने दो, ओमेगा नीचे √5 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस बिकम्स 4 पाई बाय √5, 4 पाई बाय √5, बी ऑप्शन करेक्ट। 2017 का सवाल है, थोड़ा सा करना पड़ गया बस, इससे ज्यादा नहीं। अगले सवाल पे आते हैं बेटा, if the length of simple pendulum is increased by 2% then the time period will be। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे चर्चा करो तो लिखा हुआ है 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर L बाय G, ये फॉर्मूला है। आप एक काम करिए, इसे खोल दीजिए पूरी तरह से, T इक्वल टू 2 पाई G की पावर -1/2 L की पावर +1/2, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ln T इक्वल टू ln 2 पाई G की पावर -1/2 और मल्टीप्लाइड बाय, या सॉरी लिख दिया प्लस ln L की पावर 1/2, log a प्लस log b, log a इंटू b, है ना। डिफरेंशिएट करो तो लिखा जाएगा dt अपॉन t, ये 0 है क्योंकि ये सारा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको आप 1/2 को पहले बाहर ले लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन करिए तो dl बाई l आएगा। इसे अगर हम देखें तो ये बेसिकली परसेंटेज चेंज इन t है, और ये देखोगे तो ये परसेंटेज चेंज इन l है। अगर कह रहा है कि लेंथ इंक्रीज की गई है
2%, तो यानी कि 1/2, ये चीज अगर 2% है तो काट के कितना बन रहा है बेटा 1%, तो टाइम में कितना चेंज आ रहा है 1%, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, 1% का इंक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम का सवाल नहीं है, ये एरर का क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन किसका है, एरर का है। तो खेल खत्म, पैसा हजम, ये हो गया। आज हम लोगों ने लगभग 13-14 सवाल लगाए हैं नीट के PYQs के, रीसेंट क्वेश्चंस भी लगाए हैं जो अभी बिल्कुल रीसेंट ईयर्स के, पुराने क्वेश्चंस भी लगाए हैं। साउथ सिटी PCMB को इसी तरह फॉलो करिए, आपको डिफरेंट चैप्टर्स के नीट के PYQs उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो आपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में पढ़े हैं, अपने स्कूल में पढ़े हैं, वहीं से सारे सवाल लगेंगे और हम लगाकर आपको दिखाएंगे। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में नीट के और PYQs के साथ, कोई नए चैप्टर के साथ, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे, नए कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।